हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर फ्रेंड्स, आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी। और मैंने ईमानदारी से पूरी कोशिश की है कि बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे लाऊं। इसके साथ साथ आप लोगों को आसानी से समझा सकूंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अंत तक इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आप लास्ट तक जरूर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपको रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी सभी के यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग, पहला प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर्टेन को एक्स वी आई जी जेड आर एम लिखा जाता है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एम यू एन डी ए एन ई को क्या लिखा जाएगा? तो जहां से वो सर्टेन से ए लिखा है, कोई ना कोई उन्होंने रूल लगाया होगा किसी भी तरह से, उसी तरीके से आपको यहां से जाना है कि आंसर क्या आएगा। तो आपके पास 10 से 15 सेकंड में आप सोचिए और इसका आंसर लाइए। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आशा करता हूँ कि जिन लोगों से भी थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, उन लोगों ने इसका आंसर ला दिया होगा, क्योंकि बहुत अधिक कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं सर्टेन से सी है जो आपका पहला अक्षर, तो उन्होंने सी को कहाँ पे बदल दिया है? जो आपका सी है वो गया है एक्स पे। तो सी शुरुआत से तीसरे नंबर पर है और एक्स अंत से तीसरे पे है। तो यही क्रम उन्होंने पूरी में सीरीज में फॉलो किया है। जो भी लिखा है कि जो जो अक्षर था आपका शुरुआत से जिस नंबर में था, उसको कन्वर्ट किया है लास्ट से उसी नंबर में। आप देखेंगे ई, आपका ई किस नंबर पर है? ई पांचवें नंबर पे है ना, जो ई आपका है पांचवें पे है। तो भी आपका अंत से पांचवें पे, आप गिन लीजिए, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अंत से पांचवें पे। इसी तरह सभी अक्षर है। तो आपको कहाँ पे पहुंचना है? आप देखेंगे कि एम यू एन डी एन ई को लिखना है। तो एम का अपोजिट तो क्या आता है? एन ही आता है। तो इन तीनों में है आपका एन, तो इन तीन में से आपका आंसर है। ठीक है ना, एम और एन प्रारंभ और अंत से समान दूरी पे होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यू, क्या देख रहे हैं आप? यू। तो यू की स्थिति आती है वो अंत से छठवां है। यू क्या है? अंत से छठवां। तो आपको प्रारंभ से छठवां चाहिए, प्रारंभ से छठवां। तो ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपका एफ आ गया। ठीक है ना, तो इसमें भी एफ है, इन दोनों ऑप्शनों में एफ है, तो आंसर इन दोनों में से ही आपका बचा है। अब आपका एम है, तो एम का एन होता है, तो सॉरी यहाँ पे एन है, तो एन का क्या आएगा? एम। तो एम भी दोनों में है। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो डी है वो शुरू से किस क्रम में है? चौथे नंबर पे। अंत से चौथे पे क्या होता है? डब्लू। तो ये आपका डब्लू है, बाकी किसी में डब्लू नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। दूसरा प्रश्न। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। आप समझते जाना और इसको हल करें। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो दो सबसे लंबे, जो सबसे लंबे दो व्यक्ति आपको बताना है। तो आपके पास 15 से 20 सेकंड है और आप इसे सॉल्व करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और बहुत आसानी से आ जाते हैं आप, इसका कुछ नहीं तो मौखिक नहीं आ रहा है तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं और आसानी से आंसर आ सकता है। आपको दो व्यक्ति सबसे लंबे बताने हैं कि सबसे लंबे कौन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो आप बीच के तीन देखिए, बीच वाले आप तीन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए सी डी। जो उन्होंने कहा है ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, सी से मैंने ये को लंबा कर दिया है, लेकिन डी से नाटा, तो इन तीनों में डी सबसे लंबा हो गया। इन तीनों में क्या हो गया? जो उन्होंने बोला है वो मैंने कर दिया, सी सबसे लंबा हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला ए डी से तो छोटा है, ए है जो डी से तो छोटा है परंतु सी से लंबा है। तो आप समझ पा रहे हैं पहली तीन की कंडीशन, ए सी डी मैंने बता दिया है कि कौन लंबा है कौन छोटा है। अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है? डी बी से छोटा है परंतु ए से लंबा है। डी बी से छोटा है, जो डी है ना आपका, ये डी बी से छोटा है, मतलब बी इससे भी बड़ा हो गया, तो बी को मैंने इससे भी बड़ा बना दिया। ठीक है, बी को मैंने क्या किया? डी से भी बड़ा बना दिया। ठीक है, और ए से लंबा है, तो ए से तो ऑलरेडी लंबा है। ठीक है ना। अब लास्ट कंडीशन उनकी बोल रही है कि ई है जो ए से नाटा है, ई है जो ए से नाटा है, तो ये ए से भी नाटा मैंने कर दिया, परंतु सी से लंबा है, और इस वाले सी से लंबा कर दिया। आपके सभी चित्त बन गए। अब उन्होंने क्या क्या बोला है कि दो सबसे लंबे, तो आप देख रहे हैं डी और बी सबसे लंबे हैं, डी और बी सबसे लंबे हैं, बी सबसे लंबा, डी उससे छोटा, तो बी और डी आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? सी। सी आंसर आ गया। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है तीसरा प्रश्न। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में सोहन का स्थान 17वां है। कहाँ से? प्रारंभ से, स्टार्ट से उसका 17वां स्थान है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? तो ये भी आसान है, आप लोग बताएं। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप हर प्रकार के प्रश्न कर ले जाएंगे।
कहाँ पे दिक्कत होती है? जब एसएससी वगैरह और आई बैंक में आते हैं तो आपको समय कम दिया जाता है 50 प्रश्न करने, और समय बहुत कम, तब मुश्किल आती है। अगर आपके पास समय है तो आप रीजनिंग कर ले जाएंगे। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में सोहन का स्थान 17वां है। शुरू से कितना स्थान हो गया? 17वां। अब 31 है टोटल विद्यार्थी, तो अभी कितने बच रहे हैं? 17 के बाद कितने बच रहे हैं? 17 के बाद 13 एक 14 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं अंत से? अभी अंत से अगर देखूंगा मैं तो 14 विद्यार्थी और हैं। तो उन्होंने अंत से पूछा है कि सोहन का स्थान क्या है। ये मान लीजिए सोहन है शुरू से 17वां, अभी 14 और बचे हैं, तो अंत से गिनूंगा तो जब सोहन को भी काउंट करूंगा तो 15, कितना आ जाएगा? 15। तो अंत से उसका स्थान हो गया 15वां। बहुत ही आसान है। चौथा प्रश्न, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद का चयन करें। आप यहाँ पे बताएं कि आखिर क्या आएगा। 7 के बाद डैश, 21, 31 या 43। तो आपको इसमें बताना है कि आखिर क्या आएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों से बन गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। तो आप 31 के बाद देख रहे होंगे 43। आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने डैश दिया है तो हम कोशिश करते हैं अंत से। आप 31 के बाद देख रहे होंगे 43, कितना जोड़ा गया है? 12। कितना जोड़ा गया है? 12। और 21 के बाद कितना जोड़ा गया है? 31 के लिए 10। कितना जोड़ा गया है? 10। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा? 8। कितना जोड़ा गया होगा? 8। तो अगर आप 21 कब आएंगे? जब 13 में 8 जोड़ेंगे। कितने में? 13 में। तो मैं यहाँ पे कर दिया 13 में 8 जोड़ा 21, और 8 से पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? वही क्रम है ना, 2 2 का 6, तो 7 और 6 13, मतलब आपका 13 बिल्कुल राइट आंसर आ गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे। 6, 8, 10, 12 उन्होंने प्रत्येक पद में अगले पद में पहुंचने के लिए जोड़ा है। पूर्ववत पद में अगले पद में पहुंचने के लिए 2 2 जोड़ते गए, 6, 8, 10, 12। तो राइट आंसर आ गया सी। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का। 3, 8, 18 डैश 53, 78। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। फिर से एक श्रृंखला है तो आपको इसमें खालिस्तान में बताना है कि क्या आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए, और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों से शायद 5 के 5 ही रीजनिंग में बन गए होंगे, क्योंकि आपके पास समय रहता है और क्वेश्चन आसान है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो उन्होंने पूछा है। सबसे पहले देखिए 3 के बाद 8, तो मान लीजिए मैंने 5 जोड़ा। अब 8 के बाद 18, कितने जोड़ने पर? 10। तो आप देख रहे हैं ना कि 10 10 का क्रम चल रहा है, 5 5 का क्रम चल रहा है। 3 के बाद 5, 10। अब हम जोड़ेंगे कितना? 15। 15 जोड़ेंगे अगर 18 में तो कितना आएगा? 33। कितना आ जाएगा? 33। और 33 में 20 जोड़ेंगे, 5 बढ़ता जा रहा है ना, तो 53। ठीक है ना। और 53 में हम 25 जोड़ेंगे तो 78। तो इसमें 33, 5 5 बढ़ता जा रहा है, 5, 10, 15, 20 ऐसे यहाँ पे जोड़े गए हैं। शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का सेक्शन आरंभ होता है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 14 किलोमीटर डैश नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। आर, हैज, हैव, इज। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये मैंने एग्जाम से लिया, तो आप बताएं कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी निश्चित दूरी होती है, निश्चित राशि होती है, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो 40 किलोमीटर इज नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। ठीक है, तो इसमें इज आएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो बिलीव्स, लीड्स, रिफ्लेक्ट्स या स्टार्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो राइट आंसर इसका बिलीव्स हो नहीं सकता है। लीड्स का मतलब होता है ले जाना, रास्ता दिखाना। स्टार्ट शुरू करना। अर्थ के हिसाब से रिफ्लेक्ट्स आएगा। क्या आएगा? रिफ्लेक्ट्स, जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब डालना, विचार करना या दर्शाना। तो अर्थ के हिसाब से गुड रीडिंग एक अच्छी, मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं, द सेंस ऑफ, वो क्या करती? रिफ्लेक्ट करती, प्रतिबिंब डालती है या उस तरफ ले जाती है, विचार करती है। किस तरफ? लिबरल एजुकेटेड माइंड। ठीक है ना, उदार शिक्षित दिमाग, अगर हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करें। तो अर्थ के हिसाब से आप खुद देख रहे होंगे रिफ्लेक्ट्स आएगा, बाकी कुछ यहाँ पे आने वाला नहीं है। 8वां प्रश्न, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो आपका ब्रैकेट में दिया है इसको आपको इंप्रूव करना है। आई हैड ए फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। तो यहाँ पे आप बताइए ए लिटिल, ए फ्यू, लिटिल या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा फ्यू। फ्यू इसका राइट आंसर है। क्यों है फ्यू राइट आंसर? क्योंकि लिटिल और ए लिटिल का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे होते हैं यूज? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते हैं। हम अंडों को गिन सकते हैं, तो लिटिल मात्रा बताते हैं, ये आएगा नहीं। अब इसमें बात रही कहाँ पे, तर्क कहाँ पे बचा है? फ्यू और ए फ्यू, मतलब या नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
तो यहाँ पे एक अगर बहुत बारीकी से सोचेंगे हम, आई हैड ए फ्यू एग्स, मतलब मेरे पास कुछ भी अंडे नहीं थे या ना के बराबर थे इन द फ्रिज में, सो वी नीड टू, तब तो हमें मार्केट खरीदने के लिए जाना पड़ेगा जब हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्यू, और फ्यू राइट आंसर है भी इसका। ठीक है। 9वां प्रश्न, यहाँ पे आपको सही प्रिपोजिशन बताना है। माई ब्रदर इज इंडिफरेंट अबाउट व्हाट एवर आई से, तो इन, ऑफ, टू या नो इम्प्रूवमेंट। तो आप लोग बताएं फ्रेंड्स कि क्या आएगा। तो राइट आंसर है इसमें माई ब्रदर इज इंडिफरेंट टू, क्या आएगा, इंडिफरेंट टू व्हाट एवर आई सी। अबाउट गलत है, अबाउट इंडिफरेंट के साथ नहीं आता है, इंडिफरेंट टू। माई ब्रदर इज इंडिफरेंट टू व्हाट एवर आई से, तो क्या है, जो मेरा भाई है तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है, मैं जो कुछ भी कहता रहता हूँ मेरा भाई उस पर ध्यान नहीं देता है, उदासीन रहता है। ठीक है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, तो इंडिफरेंट टू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, तो आपको समानार्थी बताना है। पेट्रीफाई का आपको बताना है कि इन किसके क्लोज है, इन 4 में से किसके क्लोज है। कभी कभी समानार्थी में ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल सिमिलर मीनिंग नहीं देखना को मिले, लेकिन कुछ अर्थ उसके क्लोज होता है, तो आपको बताना है कि पेट्रीफाई का सिमिलर क्या होगा, एडॉन, कॉम, क्यूरियस या हार्डन। तो आप यहाँ पे बताइए। तो पेट्रीफाई का मतलब होता है पत्थर के रूप में बनाना या कठोर करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे एडॉन का मतलब होता है सजाना, और कॉम का मतलब होता है शांत, क्यूरियस उत्सुक, हार्डन कठोर करना। तो हार्डन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रीफाई मतलब भी हार्ड करना या पत्थर बनाना, तो हार्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है 11वां, तो 11वें का भी आप आंसर यहाँ पे बताइए कि आखिर क्या आएगा इंडिजिनस का। इसको आपको सिमिलर बताना है कि आखिर इसका सिमिलर फ्रेंड्स क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडिजिनस का मतलब होता है क्या, स्वदेशी। क्या होता है, स्वदेशी। तो आपको स्वदेशी का सिमिलर बताना है। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, डॉर्फ मतलब होता है बौना, ठीक है ना, और डिस्क्रीट का मतलब होता है सतर्क। तो आप देख रहे हैं तीनों में कोई मैच नहीं कर रहा, नेटिव मतलब देशज होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट, इसमें आपको अपोजिट बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12वां जो क्वेश्चन है आपको अपोजिट बताना है। ग्रेगरियस का मतलब आपको पहले मतलब करें फिर इसका अपोजिट बताएं। तो आशा करता हूं कि आपने बता दिया होगा एफेबल, या इसका मतलब एफेबल होगा या जीनियल होगा या इंट्रोवर्ट होगा या अर्बेन होगा। तो फ्रेंड्स ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है, मिलनसार। तो इसका आपको अपोजिट बताना है। जो मिलनसार इसका मतलब हुआ ग्रेगरियस का, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो एफेबल का मतलब भी क्या होता है, मिलनसार ही होता है, तो इसका समानार्थी हो गया। ठीक है ना। और जीनियल का मतलब होता है हंसमुख। जीनियल का मतलब क्या होता है, हंसमुख। तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अब आपका क्या बच रहा है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है, क्या होता है, अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, अपने आप से ही मतलब रखने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, मिलनसार का अपोजिट होगा ना, मिलनसार का अपोजिट। तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका लास्ट बचा है अर्बेन। अर्बेन मतलब होता है शिष्ट या भला। अर्बेन का मतलब शिष्ट या भला। तो एक भी इन 3 में से मैच नहीं कर रहा है। इंट्रोवर्ट बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार। इंट्रोवर्ट का एकांत में रहने वाला, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखने वाला, अंतर्मुखी। तो इसका राइट आंसर। 13वां प्रश्न, पीवीएस का मतलब आपको बताना है अपोजिट। तो बताइए आप क्या होगा पीवीएस का अपोजिट, सोशेबल, रूड, इमोडेस्ट, इंटेलिजेंट। तो इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स पीवीएस का मतलब होता है क्या, चिड़चिड़ा। क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है पीवीएस का मतलब। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, इसका आपको मतलब पता ही होगा, रूट का मतलब होता है असिस्ट। ठीक है, तो असिस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। और इमोडेस्ट का मतलब होता है धृष्ट या अविनीत, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सोशेबल का मतलब होता है सामाजिक या मिलनसार। और पीवीएस चिड़चिड़ा, चिड़चिड़े पे आप जाएंगे उल्टा मिलनसार। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सोशेबल हो जाएगा। शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 14वां प्रश्न, इसमें आपको सही स्पेलिंग बतानी है कि किसकी स्पेलिंग सही है, बाकी सही नहीं है। 3 आपकी गलत है, 1 सही है। तो आप बताएं। तो स्कैवेंजर ये वाली आपकी राइट स्पेलिंग है, बाकी तीनों गलत है। इसका मतलब होता है अपमार्जक। ठीक है ना, या ये कूड़ा करकच खाने वाली, ऐसी साफ करने वाली का भी इसका विस्तृत मीनिंग होता है। अब आपका लास्ट प्रश्न, और ये भी बहुत ही अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब। आपको 3 एडवर्ब है, बाकी 1 एडवर्ब नहीं है। तो आप यहाँ से बताइए कि राइट आंसर क्या है, कौन सा एडवर्ब नहीं है, बाकी 3 आपके
एडवर्ब हैं। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे लाउडली, क्विकली, सॉफ्टली, तीनों एडवर्ब हैं, जबकि फ्रेंडली आपका एक एडजेक्टिव होता है। फ्रेंडली क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम हिंदी भाषा पर। तो हिंदी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो आप यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में बंदर का पर्यायवाची नहीं है। मरकट, बानर, शाखामृग या सुरा। तो आपको बताना है बंदर का पर्यायवाची नहीं है। 3 है बंदर के पर्यायवाची, 1 नहीं है। तो मरकट आपने सुना होगा, बानर ये क्या है? बंदर के पर्यायवाची। शाखामृग भी एक बंदर का ही पर्यायवाची है, ठीक है, लेकिन सुरा है वो बंदर का पर्यायवाची नहीं है। सुरा का मतलब होता है शराब। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको बादल का पर्यायवाची बताना है। नीरज, मेघ, अम्बुद या मेघ व अम्बुद दोनों। तो आप बताएं कि क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका मेघ और अम्बुद दोनों। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, जंगल का विलोम है विनीत, जंगम लिखा है, जंगम का विलोम है विनीत, सुषुप्त, आगम या स्थावर। तो आप बताएं जंगम का विलोम, और थोड़ा सोच समझ कर दें, गलत हो सकता है, तो आपको जंगम का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स जो जंगम होता है उसका मतलब होता है गतिशील, मूवेबल, ठीक है ना, क्या होता है? गतिशील। और स्थावर मतलब स्थिर, तो इसका विलोम हो जाएगा स्थावर। 20वां प्रश्न, यहाँ पे आपको एक शब्द में आंसर देना है। दूसरों से संबंध ना रखने वाला, असंबंधी, अज्ञ, विधर्मी या अनन्य। तो बताएं दूसरों से संबंध ना रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो राइट आंसर है अनन्य। अनन्य बोलते हैं हम जो दूसरों से संबंध नहीं रखता है। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। 21वां प्रश्न, यहाँ फिर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत, अनादि, अपकर्ष या उदासीन। तो बताएं फ्रेंड्स, तो जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या जापानी। किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो राइट आंसर उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। 23वां प्रश्न, हथकड़ी में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो आप बताएं कि हथकड़ी में आखिर समास कौन सा होगा। तो हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान तत्पुरुष के लिए आया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 24वां प्रश्न, परमानंद में कौन सा समास है? तो आप बताएं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर है परमानंद में, परम है जो आनंद, कर्मधारय समास। 25वां प्रश्न, संचय का संधि विग्रह होगा सन प्लस चय, सन्न प्लस चय या सम प्लस चय या सम प्लस चय। तो आप बताएं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ऊपर बिंदी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर ये नहीं होगी तो सी और डी आपका ऑप्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंदी है, तो बताएं क्या आएगा। तो 25वां का राइट आंसर है संचय, सम प्लस चय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में गुण स्वर संधि, आपको गुण स्वर संधि बतानी है कि गुण स्वर संधि किस में होगी। महर्षि, सदैव, न्यून या शयन। तो अगर आप सदैव को देखें तो सदा प्लस एव वृद्धि संधि। अगर आप न्यून को देखें तो नी प्लस ऊन यण संधि। अगर आप शयन को देखें तो से प्लस अन शयन अयादि संधि। और जो महर्षि बचा हुआ है महा प्लस ऋषि गुण संधि। तो महर्षि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या दांत। तो बताएं फ्रेंड्स टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। तो राइट आंसर है, आप लोगों ने सीख लिए भी होंगे, तो मूर्धा इसका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न, वे हंस रहे थे में थे किस प्रकार की क्रिया है? मुख्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया या सहायक क्रिया। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बताएं। तो जो थे है वो सहायक क्रिया है। 29वां प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5। 4 2 बार लिख गया है, आप इतने में ही बताएं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान है ये भी। वाच्य जो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, तो आपके तीनों हो गए हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट प्रश्न, यह डैश सदियों से चली आ रही, क्या चली आ रही? समाटी, परिपाटी, उपपाटी या धरपाटी। तो बताएं, लास्ट प्रश्न है। और आप सभी लोग अपने कमेंट में बॉक्स में मार्क्स बताएं, हो सके तो सेक्शन में बताएं कि सब्जेक्ट में बताएं कि कितने कितने आ रहे हैं। और फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो यह है परिपाटी। परिपाटी मतलब होता है परंपरा
यह परंपरा सदियों से चली आ रही है प्रथा। तो परिपाटी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके सभी प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों।